वीडियोस। वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो यारो, आजकल जो तुम मैकडी के बर्गर ठूस ठूस कर मोटे हो रहे हो, उसका कारण है ग्लोबलाइजेशन। वरना किसी चौराहे पे राजू चाट भंडार की रेडियो पे कचौड़ी खा रहे होते। तो ये ग्लोबलाइजेशन किस बला का नाम है, ये सब हम पता करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो यारो, ग्लोबलाइजेशन का जो मेन हिस्सा है वो है एमएनसीज, यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। एमएनसी एक बड़ी कंपनी होती है जिसका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में फैला होता है। मैकडी, टाटा, एयरटेल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को हम एमएनसीज कहते हैं। तो एमएनसी अपने प्रोडक्ट को एक कंट्री में बनाती है, दूसरी में असेंबल करती है, तीसरी में जाके बेचती है, चौथी कंट्री में उसका कॉल सेंटर होता है। और ये सब क्यों होता है, उसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है प्रॉफिट। ये अलग अलग कंट्रीज में काम करने से एमएनसीज ऑलमोस्ट 50 से 60% कॉस्ट सेविंग कर लेती है, और उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एमएनसीज जब एक नई कंट्री में जाती है तो वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री सेटअप करने से पहले कुछ चीजें देखती है, और वो चीजें होती हैं फर्स्ट, कि वो उनकी मेन मार्केट के पास हो, यानी जहां पे उनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है या फिर जहां वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उसी के आसपास फैक्ट्री हो। सेकंड चीज वो देखते हैं कि उस कंट्री में चीप लेबर होना चाहिए ताकि उनका काम सस्ते में हो जाए। थर्ड चीज वो ये देखते हैं कि उधर की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, क्या वहां पे बिजनेस वगैरह आराम से हो सकता है या नहीं, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके फेवर में होनी चाहिए। तो अगर उनकी ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है तो वो उधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अपना पैसा लगा के उधर जमीन, मशीन्स और बाकी चीजें खरीद लेते हैं। और जब कोई एमएनसी दूसरी कंट्री या फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये लोग अपनी प्रोडक्शन यूनिट 3 तरीकों से सेटअप करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो उस कंट्री में जो पहले से ही एक लोकल कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर ले और फिर बिजनेस करें। इसमें लोकल कंपनी को 2 फायदे होते हैं। एक तो उन्हें एमएनसी से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और भी ज्यादा मशीन्स लेने के लिए, और इससे उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा फायदा है कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी एमएनसी अपने साथ नए मेथड्स और टेक्नोलॉजी लाती है और उनके साथ शेयर करती है। अब आ जाओ दूसरे मेथड पे। एमएनसी इस मेथड को सबसे ज्यादा फॉलो करती है। इसमें वो एक पहले से ही सेटअप हो रखी एक लोकल कंपनी को खरीद लेती है। वो उनके साथ पार्टनरशिप इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें एमएनसी को कुछ खास फायदा नहीं होता, इसीलिए वो पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद लेते हैं। और इन एमएनसीज के पास भर भर के पैसा होता है। कुछ कंपनी तो इतनी बड़ी होती है कि उनका प्रॉफिट बहुत सारी छोटी मोटी कंट्रीज के बजट से भी ज्यादा होता है। तो देखा जाए तो सही बात है कि पार्टनरशिप का क्या करना जब तुम पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद सकते हो। अब आ जाओ तीसरे मेथड पे। इसमें एमएनसी बहुत सारे छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। जनरली ये क्लोथिंग वाले बिजनेस में होता है। और फिर एमएनसी को जब वो कपड़े मिल जाते हैं तो वो उस पर अपने ब्रांड का लोगो लगा देते हैं और उस 100 रुपए की शर्ट को हजारों में बेचते हैं। तो हम लोग जो शर्ट के हजारों रुपए देते हैं उसमें कुछ ज्यादा स्पेशल वगैरह नहीं होता, रुपए तुम बस उस लोगो के दे रहे हो। और इससे मुझे अपना एक किस्सा भी याद आ रहा है। भाई, हम लोग रेडी वालों, रिक्शा वालों से 5-5 रुपए के लिए लड़ते रहते हैं, और जब किसी एमएनसी के स्टोर में जाते हैं तब एमआरपी पे चीजें लेके आते हैं। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। रिक्शा वाले, सब्जी वाले, ये तो बहुत गरीब होते हैं और वो तुम्हें उनकी शक्ल से भी पता चल जाएगा। और उनसे हम 5-10 रुपए के लिए लड़ते हैं बस अपनी इंडियन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर बार्गेन वगैरह करना है तो एमएनसीज के साथ करो। भाई, वो करोड़ों कमाते हैं और शायद उधर 100 से भी ज्यादा रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 100 रुपए कहाँ चले गए। तो इसी सोच के साथ मैं एक बार मैकडी में घुसा, फुल देसी स्वैग के साथ, पूरा बेशरम बन गया। सब लोग अपना ऑर्डर इंग्लिश में दे रहे थे। जब मेरी चांस आई तो मैंने कहा, भाई क्या क्या है यहाँ पर, खाने को कुछ बढ़िया सा बता, बहुत भूख लग रही है। तो वो बोला, सर वी हैव बर्गर्स, यू कैन सी द मेन्यू ओवर हियर। फिर मैंने कहा, भाई ये तो बहुत महंगा महंगा है, कुछ सस्ता सा दिखा भाई। तो वो बोला, सर यू कैन हैव मैक आलू टिक्की, इट इज अराउंड 30 रुपीज। मैंने दोबारा बोल दिया, भाई ये तो बहुत महंगा है। अच्छा एक काम कर, मैं 2 ले लूंगा, ठीक ठीक लगा दे, 40 का कर दे, तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ। भाई ये सुन के आसपास के सब लोग हंसने लग गए और पीछे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे वो भी काउंटर पे आके मजे लेने लग गए। और फिर हमने थोड़ी देर ऐसे ही बातें की। फिर मैनेजर बोलता है, भाई तू फ्री में खा, मैं तेरा बिल दूंगा। तो भाई ये किस्सा फिर मेरी डकार के साथ खत्म हो गया। चलो अब फोकस करो। तो यारो, फॉरेन ट्रेड से दोनों को फायदा होता है, प्रोड्यूसर्स को भी और कस्टमर्स को भी। प्रोड्यूसर्स को ये फायदा होता है कि वो अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच पाते हैं और उन्हें तगड़ा प्रॉफिट कमाने को मिलता है। कस्टमर को फायदा ये होता है कि उसके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट आता है
और उन्हें बहुत सारी चॉइसेस भी मिलती हैं कि वो किसका प्रोडक्ट यूज करें, और इससे कंपटीशन भी बढ़ता है और मार्केट्स क्लोज आती हैं। और यारो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो यारो लाखों एमएनसीज हैं और उनकी वजह से आज हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंड करने लगी है। यानी मान लो अगर इंडिया में कुछ भी होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। जब यूएस का प्रेसिडेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। सिंपली कहें तो आजकल कंट्रीज के बीच में बहुत सारे कनेक्शंस बन गए हैं और छोटी से छोटी चीज का असर अब पूरी दुनिया पर दिखता है। इंग्लिश में बोले तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो दुनिया में ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके 3 कारण हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ और अब हम किसी भी सामान को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्चे में कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। फ्लाइट सस्ती हो गई है, शिप से भी सामान लाया और ले जाया जा रहा है और रोड्स भी आजकल हर एक जगह बन गए हैं। सेकंड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण अब हम एक फोन से ही किसी से भी बात कर सकते हैं और फोन्स भी सभी के पास आ गए हैं। बैंक से हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिससे बिजनेस में भी बहुत मदद मिलती है। थर्ड, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज करके ऐसी बना दी है कि एमएनसी को बिजनेस करने में आसानी हो और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो अब जरा लिबरलाइजेशन के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। लिबरलाइजेशन होता है उन लॉज या ट्रेड बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस को हटाना जो गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं ताकि बाहर के लोग उस कंट्री में बिजनेस ना कर पाए। इन पॉलिसीज को ट्रेड बैरियर कहा जाता है जो बिजनेस में बाधाएं डालती हैं, जैसे इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना, कुछ मटेरियल्स के इंपोर्ट पर बैन लगा देना, वगैरह वगैरह। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तब हमने बहुत ज्यादा ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये था कि इंडिया में जो बिजनेसमैन है उन्हें कंपटीशन फेस ना करना पड़े और वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और दूसरा रीजन था कि इंडिया ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ था और अगर तुम्हें याद हो तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ बस अपना बिजनेस करने आए थे, लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही कर दिया और इंडिया को लूट के चले गए। तो ऐसा दोबारा ना हो इसीलिए दूसरी कंट्री के बिजनेस को बंद कर रखा था। लेकिन उसके बाद ये ट्रेड बैरियर्स 1991 में हटा दिए गए, जिसको हम लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब इंडिया ने ये स्टेप्स लिए तो पूरा वर्ल्ड खुश हो गया था। आफ्टर ऑल इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स में आता है और यहाँ सब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत खुश हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 160 के आसपास कंट्रीज हैं और इनका बस एक ही एम है कि पूरे वर्ल्ड में लोग अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए, उन्हें बिजनेस करने में कोई बाधाएं ना आए। और इसके लिए वूटो नए नए रूल्स भी बनाते रहते हैं और कंट्रीज को फोर्स भी करते हैं ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए। लेकिन वूटो की एक बहुत ही बेकार बात है कि वो छोटी मोटी कंट्रीज को तो फोर्स करता है ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए और उसके रूल्स फॉलो करने के लिए, और वहीं दूसरी ओर यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्रीज वूटो के रूल्स को फॉलो नहीं करती। तब वूटो यूएसए को कुछ नहीं कहता या उसे फोर्स नहीं करता। यारो इंडियन लिबरलाइजेशन वाला कांड कर तो दिया, अब हमें ये देखना है कि उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुई उसका इंडिया पे क्या असर पड़ा। तो एक असर तो ये पड़ा कि एमएनसीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और हर साल उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ती जा रही थी, जिसका मतलब है कि इंडिया उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। दूसरा असर ये हुआ कि इंडिया की जो कंपनीज थी उन्होंने कंपटीशन की वजह से अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड और क्वालिटीज बढ़ा दी और एमएनसी के साथ पार्टनरशिप से उन्हें नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स भी मिली। थर्ड, ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ इंडिया की कंपनीज भी एमएनसीज बन गई। यानी पहले ये सिर्फ इंडिया में बिजनेस करते थे पर अब ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एग्जाम्पल टाटा, एयरटेल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस एटसेट्रा। फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन के कारण नए सेक्टर खुले और जॉब्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्पेशली आईटी सेक्टर में। ऑलमोस्ट हर एक एमएनसी का कॉल सेंटर इंडिया में ही है। फिफ्थ, अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो उन्हें बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं और उन्हें पैसे भी कम खर्च करने पड़ते हैं, जिससे इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। अब ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज इतनी अच्छी हो। तो पहला नुकसान तो यही हुआ कि जो स्मॉल बिजनेसमैन थे वो इन एमएनसीज का सामना नहीं कर पाए और बंद हो गए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि पहले जितने भी टॉयज थे वो इंडिया में बनते थे, पर चेंजेस आने के बाद सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई और अब एक भी फैक्ट्री इंडिया में खिलौने नहीं बनाती है, सारे टॉयज चाइना से आते हैं। दूसरा नुकसान ये हुआ कि एमएनसीज को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉज थोड़े से कम सख्त कर दिए, जिससे अब जो एमएनसीज में काम करते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थर्ड,
जो इंडिया की लोकल चीजें हैं वो मार्केट से गायब होती जा रही हैं। जैसे अब लोग मटके नहीं लेते, धोती नहीं पहनते, साड़ियों का भी यूज कम होता जा रहा है और लोग समोसों को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वैसे समोसे से एक फन फैक्ट याद आया मुझे, समोसा बर्गर से 2.5 गुना ज्यादा हेल्दी होता है। तो मैं तो कहता हूँ भाई समोसा खा के डकार मारो और हेल्दी रहो। चलो अब एक पॉलिसी के बारे में और जान लो। इस पॉलिसी में इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज बनाए थे ताकि और भी ज्यादा एमएनसीज इंडिया आए और यहाँ इन्वेस्ट करे। तो इन जोन्स की खास बातें हैं कि इधर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एटसेट्रा, ताकि एमएनसीज को प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। और जो इन जोन्स में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, भारत सरकार उनसे 5 साल तक कोई टैक्स वसूल नहीं करती। और गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया था, उन्होंने लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल कर दिया था, जिससे एमएनसीज को बहुत फायदा हुआ। तो यारो मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ा ही दिया है, तो अब एक शायरी और सुन लो। मेरी शायरी का शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पे स्माइल भी आ जाएगी। गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, न जाने लोग जिंदगी भर यादों के साथ कैसे जी जाते हैं, न जाने लोग जिंदगी भर यादों के साथ कैसे जी जाते हैं। हम तो एक चैप्टर याद करके सोते हैं और सुबह तक वो भी भूल जाते हैं। सर, इस शायरी में घंटा कोई राइम नहीं बनी, पर आपने दिल की बात बोल दी है। आप महान हो सर, महान। अरे धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। अरे प्लीज प्लीज सिट डाउन सिट डाउन। अभी एक क्वेश्चन बाकी, स्टे फोकस्ड प्लीज, फोकस फोकस। चलो अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन को कैसे फेयर बनाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट एक चीज कर सकती है कि वो बढ़िया लेबर लॉज लाए जो लेबर्स की हेल्प करे, ना कि एमएनसीज की, और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। सेकंड, गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स की मदद करनी चाहिए और लोकल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़े से ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए ताकि ये लोग अच्छे से ग्रो कर पाए। थर्ड, वूटो में डेवलप्ड कंट्रीज जो अपनी मनमानी करती हैं वो नहीं होनी चाहिए और इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है। और इससे पहले तुम लोग प्रोटेस्ट करो, ये चैप्टर यही समाप्त होता है। और जहां तक बात है इस चैप्टर के मॉरल की, वो इस बार तुम लोग मुझे बताओगे। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस चैप्टर का मॉरल क्या होना चाहिए।